नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन। आज हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। कानपुर में जैश ए मोहम्मद की लेडी विंग कमांडर बताई जा रही डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी का कनेक्शन और एटीएस की कार्रवाई। हमारे पास जो खबरें आ रही है वो चौंकाने वाली है। कार्डियोलॉजी से डीएम की पढ़ाई कर रहे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को एटीएस से कानपुर से हिरासत में लिया है। वो कथित तौर पर गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था, जिसकी निशानदेही पर यह कार्रवाई हुई है। डॉक्टर शाहीन का कानपुर से पुराना नाता है। वो 1996 में सीएसजेएम विश्वविद्यालय के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी शामिल हुई थी और बाद में कानपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी रही। डॉक्टर शाहीन पर जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की कमान संभालने का आरोप है। ये केवल एक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक अलार्म है कि क्या शिक्षा के केंद्र अब आतंक की नर्सरी बन रहे हैं। क्या कानपुर शहर जैसे औद्योगिक और शैक्षणिक नगरी के तौर पर जाना जाता है अब स्लीपर सेल्स का एक नया ठिकाना बन गया है। तो वहीं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को एटीएस ने हिरासत में लिया। कार्डियोलॉजी से डीएम की पढ़ाई कर रहा था मोहम्मद आरिफ। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला था डॉक्टर आरिफ। डॉक्टर परवेज से मिली जानकारी के बाद एटीएस ने कानपुर से उसको पकड़ लिया है। 3 महीने पहले काउंसलिंग के माध्यम से उसने प्रवेश लिया था। दोपहर की शिफ्ट खत्म कर नेहरू नगर स्थित घर पहुंचने पर उसको टीम ने पकड़ लिया। कार्डियोलॉजी के स्टूडेंट मोहम्मद आरिफ है। साथ ही पुलिस ने अब तक कानपुर में हुई आतंकी घटनाओं के पुराने रिकॉर्ड भी तलब किए हैं। उन घटनाओं से जुड़े सभी संदिग्धों और संपर्क सूत्रों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों की भी जांच शुरू की गई है। पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले की निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों की टीम गठित की है, जो स्लीपर सेल्स और बाहरी नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए कार्रवाई करेगी। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे डीएम कार्डियोलॉजी के मोहम्मद आरिफ मीर। ये अभी 2-3 महीने पहले जो काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के थ्रू सेलेक्ट होके आए थे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। इनकी आफ्टरनून वाली ड्यूटी थी। उसके बाद में ये ड्यूटी करके यहाँ से गए, तो उसके बाद में हमें शाम को पता चला कि इनको पूछताछ के लिए कोई टीम लिवा के लिए 3 महीने पहले काउंसलिंग जो है उसी के थ्रू आते हैं हमारे स्टूडेंट। उसमें 3 महीने पहले लगभग इनकी पोस्टिंग हमारे कैंपस के बाहर से लिया। यहाँ ड्यूटी खत्म करके घर जा चुके थे, वहीं से इनको हमने टीम एक ऑफिसर्स की एक टीम बनाई है। जो टीम ये पूर्व के जितनी भी सूचनाएं हैं और जो लोग संदिग्ध हैं, जो वॉच लिस्ट हैं में रखे हैं पुलिस ने, उनकी जांच पड़ताल के लिए, उनके सत्यापन के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई है। और जैसे कि आपको पता है कि जो संदिग्ध महिला पकड़ी गई हैं, उनके एक्स हस्बैंड से हमारी बातचीत हुई है, उनके बच्चों से बातचीत हुई है। उसका और डिटेल हम लोगों ने कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जनपद में जितने भी बांग्लादेशी, कुछ यहाँ पर पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं और कोई रोहिंग्या के बारे में जो सूचना है, उनकी लगातार सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है। और क्योंकि अलग अलग तरीके से ऑफिसर कर रहे थे, तो उनको एक टीम के रूप में यहाँ पर एक कोर टीम जो है हम लोगों ने बनाई है और जिसकी लगातार जो है मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। किरण मिश्रा, सोशल एक्टिविस्ट, मेजर विराट मिश्रा, डिफेंस एक्सपर्ट, सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत सारिका से करेंगे। सारिका, कल एनआईए की टीम यहाँ पर रही, एक गिरफ्तारी भी हुई है और कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या? इनका कनेक्शन जो है कानपुर से निकलकर सामने आया। उसके बाद जो एटीएस की टीमें हैं, एसआईटी है, क्राइम ब्रांच है या फिर कानपुर कमिश्नरेट की खुद जो टीमें हैं उन्होंने गठित कर रही है, वो सारी टीमें लगातार जांच कर रही हैं। जिस तरीके से परवेज जो कि शाहीन का भाई था, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है कानपुर में एक तार और मोहम्मद आरिफ का जुड़ गया है। मोहम्मद आरिफ जो है वो कार्डियोलॉजी में डीएम की पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि 3 महीने पहले जो काउंसलिंग हुई थी उसी के बाद उन्होंने प्रवेश लिया था और अब जो है ना एक मामला ये सामने आया कि मोहम्मद आरिफ
को जब एटीएस की टीम लेकर गई है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने घर को जा रहे थे और घर पर ही उनसे वहां पे एटीएस की टीम पहुंची और उनको वहां से लेकर गई है। इस दौरान जब मकान मालिक जिसके मकान पर रहते थे उनसे हम लोगों ने बातचीत करी है, तो उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले ही मोहम्मद आरिफ जो है उनके पास आए थे। और अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि मोहम्मद आरिफ के साथ जो है कार्डियोलॉजी के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक, और उनका भी नाम सामने आया है। तो अब डॉक्टर अभिषेक से भी पूछताछ करी जा रही है, बाकायदे डॉक्टर अभिषेक को भी हिरासत में लेने की बातचीत हो रही है। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो मकान मालिक है उनका ये कहना था कि डॉक्टर अभिषेक के साथ ही वो रूम लेने के लिए आए थे और दोनों उस रूम में एक साथ रहते थे। हालांकि जो मोहम्मद आरिफ है उनका जो स्वभाव था वो शांत था, वो किसी से बोलते नहीं थे, ना ही कभी हालचाल लेते थे, ना ही नमस्ते या दुआ सलाम करते थे। तो और उनके साथ साथ जो डॉक्टर अभिषेक थे उनका नेचर कॉमन था, वो सभी से घुलते मिलते थे। तो ये कहीं ना कहीं अब जो कड़ियां खुलती चली जा रही हैं, मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी हो चुकी है, एटीएस की टीम उनको ले जा चुकी है, लेकिन मोहम्मद आरिफ के साथ जो है डॉक्टर अभिषेक जो है उनका नाम जोड़ा जा रहा है। और अब जो है कहीं ना कहीं ये कड़ियां लगातार जांच के घेरे में है। पूरे क्रम को अगर देखा जाए तो मैं बता दूं, डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन लगातार निकलकर सामने आया है। इसके बाद उनके जो पति हैं हयात जाफर, उनसे भी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि 2012 के बाद जब उनका तलाक हो गया था उसके बाद किसी तरीके से संबंध नहीं रखा था। उनके बच्चों ने भी इस बात से डिनाई कर दिया है कि उनसे किसी भी तरीके का संबंध नहीं था। लेकिन जो उनके भाई हैं परवेज, उनके से जरूर अब कनेक्शन निकलकर सामने आया है। और मोहम्मद आरिफ जो है एटीएस की टीम उनको लेकर गई है और जो पूछताछ करी जा रही है, जांच करी जा रही है, और कार्डियोलॉजी में कौन कौन उनके संपर्क में था इस पर भी जांच करी जा रही है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास सारिका। हमारे साथ मेजर विराट मिश्रा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विराट जी, अगर हम बात करें डॉक्टर शाहीन का ये जो मामला है वो आतंकी संगठन अब सिर्फ सीमा पार का मामला नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से ये कल भी हम इस पर बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि अब पढ़े लिखे लोग जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये लोगों के मन में भी एक बहुत बड़ा डर पैदा कर रहा है, साथ ही साथ चिंता का विषय है देश के लिए भी। जी यशी जी, देखिए बिल्कुल ही चिंता का विषय है, न सिर्फ देश के लोगों के लिए बल्कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए तो ये हाथ पांव फुला देने वाला मामला है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब यूपी एटीएस भी एक्शन मोड में है। आपने दिखाया अभी कि कार्डियोलॉजी से पकड़ा गया है ये डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। और ये बताऊं कि कार्डियोलॉजी से अगर पैदल डिस्टेंस आप देखेंगे जीएसवीएम गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज का, तो मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मैं कानपुर का रहने वाला हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये यहाँ पे पढ़ाई करके वहीं पे पास में इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। और ये बहुत ही खतरनाक है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है ये आदमी। और प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये लंबे समय से शाहीन और उसके भाई परवेज के साथ संपर्क में था। और शाहीन वही महिला है जो पहले रेडिकलाइज नहीं थी, पहले नॉर्मली घूमती फिरती थी, लोगों से मिलती थी, बट अचानक से इनके बिहेवियर में चेंज आया है। डिवोर्स भी लिया इन्होंने उसके बाद। और ये जो जमातुल मोमिनात है, जो संगठन है जैश ए मोहम्मद का जो वुमेन विंग है, उसकी ये सरगना बताई जा रही है। उसको इन्होंने शायद ज्वाइन किया था और कहीं ना कहीं वहीं पे रेडिकलाइजेशन और बढ़ गया। और एक बात और भी बताऊं कि कई सारे डॉक्टर्स इनके संपर्क में थे। ये अभी 2 महीने पहले लखनऊ आई भी थी क्योंकि यहाँ इनका घर था। ये आई थी और इसने उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने रेकी की थी अयोध्या में। तो ये जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, काशी हो गया, अयोध्या हो गया, इनका इन्होंने रेकी की हुई है। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक घटना है क्योंकि इन पे इनकी नजर है। और कहीं अगर वहां पे ये ब्लास्ट करते या कर पाते तो बहुत ज्यादा बड़ी घटना हो सकती थी, ज्यादा लोग मारे जा सकते थे। और आपको ये समझने की जरूरत है कि देखिए अभी इंटरनेशनली भी आज जो ये हमला हुआ, 2 दिन पहले जो ये हमला हुआ, इसमें यूएस एम्बेसी ने सिर्फ कोट किया कि हम दुख की घड़ी में भारतीयों के साथ खड़े हैं। पर जो हमला पाकिस्तान में हुआ वहां पे अफगानिस्तान के टेररिस्ट का नाम लिया, वहां के जो एम्बेसडर हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरे मापदंड भी दिखा रहा। आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ देश के बाहर की बात नहीं, और भी देश इसमें जुड़े हैं, वो भी देख रहे हैं। पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते नजर आ रहा है यूएस। अभी दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन की भी विजिट है भारत में, और उस समय कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना होती तो और ज्यादा इंटरनेशनल इमेज को भी धक्का लगता। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और कहीं ना कहीं उस सारी इमेज को धक्का लग रहा है। इस तरीके से लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं भावना आ गई थी कि अब हमारा देश
इंटरनली सेफ है। दिल्ली, मुंबई जो बड़े हमारे सेंटर्स हैं वो सब सेफ है, पर इस ब्लास्ट ने कहीं ना कहीं उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसे साइऑप्स बोलते हैं मिलिट्री में, वो इन्होंने वापस से पाकिस्तान ने किया है। और आपको एक चीज और छोटी सी बताऊंगा कि जैश ए मोहम्मद का जब 2000 में ये बनाया मसूद अजहर ने, तो इसके जो घर वाले हैं उनकी हताहती हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। कम से कम 10 लोग मारे गए थे, इसके परिवार के करीबी लोग। उनके मारे जाने से कहीं ना कहीं इसकी खुद की बौखलाहट बहुत बढ़ गई होगी। इसने कहा भी था कि मैं बदला लूंगा। तो ये सारी चीजें भी देखना पड़ेगा, इस घटनाक्रम को उससे भी जोड़ना पड़ेगा। व्हाइट कॉलर टेरर परपेट्रेटर्स भी हैं ये, और फैसिलिटेटर्स भी हैं। ये फैसिलिटेट कर रहे हैं इस पूरे क्राइम को। और अब सिर्फ वो लोग जो कि गरीब गुरबे कमजोर वर्ग था उसको ही नहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोगों का कंप्लीट ब्रेन वॉश करके ये हमला किया गया है। इससे भारतीय जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। और अब उनके पास ये भी सूचना आने लगी है कि महिलाएं भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। आप जनरली ये देखते थे कि महिलाएं टेररिस्ट नहीं होती थी, वो नहीं शामिल होती थी इस तरीके तंत्रों में, पर डॉक्टर शाहीन शाहिद के बाद ये इसमें पूरा चेंज आया। और एक आखिरी बात, आपको याद होगा कि 2011 में भी दिल्ली में हाईकोर्ट में वहां पे ब्लास्ट हुआ था गेट नंबर 5 के पास, उसमें भी एक डॉक्टर पकड़ में आया था। तब इंडियन मुजाहिदीन की बात थी, पर इस बार जैश ए मोहम्मद ने कई सारे डॉक्टर्स को जोड़ के ये ग्रुप बनाया है। ये अपने आप में खतरनाक है और भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज इस पे लगातार काम कर रही हैं और देख रही हैं कि आगे इस तरीके के हमले ना हो पाए। जी यशी जी। वैराज जी वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर शाहीन की अगर हम बात करें तो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। शाहीन यहाँ पर 1996 में एंट्रेंस एग्जाम देने आई, उसके बाद वो लेक्चरर भी रही है जेएसवीएम में। ये कई सवाल खड़े करते कि क्या कानपुर अपनी भौगोलिक स्थिति और शिक्षण संस्थानों की वजह से स्लीपर सेल्स को एक सॉफ्ट टारगेट मान के चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं कानपुर के लिए बहुत चिंता का विषय है। देखिए ऐसी जी, ये कानपुर के लिए चिंता का विषय नहीं है, पूरे भारत के कोने कोने के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से आतंकवादियों ने अपना एक तरीका बदल दिया है, पहले मदरसे से आतंकवादी पैदा होते थे, आज मेडिकल कॉलेजों से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं जी। ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारे लिए, आपके लिए और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए। जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई है, मैं व्यक्तिगत उससे बहुत आहत हूं, और ये नजीर है अन्य लोगों के लिए, चाहे राजधानी हमारा लखनऊ पूरे हो, देश के लिए चिंता का विषय वो तो ठीक है, कानपुर के लिए ज्यादा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि 3 लोग यहीं से पकड़े गए। अभी तो खुलासे हो रहे हैं। हाँ, और अभी कितने लोग पकड़े जाएंगे उसकी कोई गिनती नहीं है। तो सॉफ्ट टारगेट की बात मैं जरूर कानपुर के लिए कह रही हूँ कि ये सॉफ्ट टारगेट नजर आ रहा है क्या कि कानपुर के लोगों को इजिली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं? नहीं, बात तो आपकी सही। देखिए कानपुर से भी अरेस्टिंग हो रही है, लखनऊ से भी। मेन तो शाहीन जो इसकी सरगना है वो लखनऊ की है, और आसपास जनपदों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। और ये नेटवर्क कब से फैला रही है, ये जांच एजेंसियों के लिए एक चिंतक विषय है कि लखनऊ और कानपुर पास में रहते हुए भी इस तरह से आतंकवादी घटनाओं को, आतंकवादी लोगों को जोड़ने का काम डॉक्टर शाहीन द्वारा किया जा रहा था। और सबसे गंभीर बात मैं मानता हूं कि इसकी भनक भी हमारी एजेंसियों को नहीं लगी। देखिए एसी जी, डॉक्टर का पैसा, मास्टर पैसा, वकालत का पैसा, ये ऐसे पैसे हैं कि इस पे जनता विश्वास बहुत जल्दी करती है। वो सोचती नहीं कि ऐसे घटित कार्य कर रहे होंगे। इसलिए स्लीपर सेल उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत के कोने कोने तक फैल रहा है, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी एजेंसियों को अब ध्यान देना चाहिए। जो मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात कही रोहिंग्या को लेके, हम लोग रोहिंग्याओं की चर्चा बहुत करते रहते हैं, लेकिन सरकार उस पर अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी ने एक वीडियो डाला है, वो वीडियो में देखिएगा, साफ साफ वो लोग कह रहे हैं कि हम रहने वाले बांग्लादेश के हैं, और लेकिन असम का नाम बता रहे हैं। पूरा राजधानी की हम चर्चा करें, मैं तो लखनऊ को वासी हूं, एसीजी रेलवे किनारे से लेके बड़ी बड़ी सड़कों किनारे झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है, ना पुलिस ध्यान दे रही है उसके ऊपर, और ना हमारी एजेंसियां ध्यान दे रही है कि इसके अंदर कौन बैठा है। रेलवे किनारे, ट्रैक किनारे देखिए, डालीगंज से लेकर सिटी स्टेशन जो शहर के अंदर आता है, कितनी झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है, कोई कुछ डाला नहीं है। उसमें आतंकवादी बैठ रहा है या शरीफ आदमी बैठ रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, हमारी एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए। एसी जी, मैं देखता हूं रात में 10 बजे के बाद राजधानी से पुलिस गायब हो जाती है, और अपराधियों को यही टाइम बढ़िया लगता है। 10 बजे चौराहे खाली हो गए, उसके बाद चाहे आतंकवादी हो चाहे अपराधी हो, रात भर घूमते रहते हैं।
पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनील जी सरकार करना चाहिए। वापस आएंगे आपके पास, जरा किरण मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। किरण जी देखिए, पहले क्या होता था कि जो गरीब लोग होते थे उनको आप पैसे वैसे देकर अपने संगठन में शामिल कर लेते थे, उनको मैनिपुलेट कर लेते थे। अब पढ़े लिखे लोगों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, डॉक्टर्स हैं, सफेद पोश लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, जब जीवन रक्षक ही जीवन भक्षक बन जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता। यशी जी, मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि गरीब तो अपना पेट भरने और अपने परिवार को पालने के लालच में जाता था, लेकिन ये जो पढ़े लिखे जा रहे हैं, ये मुझे और मिल जाए और मैं कैसे बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाऊं, इस लालच से जा रहे हैं। मैं कैसे सारी चीजों को हैंडल कर लूं, इस लालच में जा रहे हैं। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर शाहीन जब 2012 से कानपुर के मेडिकल कॉलेज से गायब हो गई थी, हर न्यूज चैनल में ये बात कही जा रही है कि वो गायब हो गई थी। फिर उनके घर पत्राचार, तो उनका परमानेंट एड्रेस तो लखनऊ का पड़ा हुआ है। पत्राचार हुआ, फिर उनके फादर से जो बात की जा रही है वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, पिछले कई सालों से कोई सूचना नहीं है। तो पत्राचार किसके साथ हुआ? अगर ये चीज निकल के आ रही है तो पत्राचार किसके साथ हुआ, और उस पत्राचार के जवाब क्यों नहीं आए? तो क्या गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से किसी ने फिजिकली जाके उस बात को चेक किया कि ये कहाँ जा रहे हैं लेटर्स और क्यों जवाब नहीं आ रहे हैं? 7 साल के बाद एक जवाब आता भी है तो उसमें वो रीज्वाइनिंग की बात करती हैं 2020 में, और जब 2020 में रीज्वाइनिंग की बात करने के बाद में जब तहकीकात होती है तो वो लंबे समय तक बिना बताए छुट्टी पर रहने की एक आदत उनकी सामने आती है, जिसके कारण वो 21 में बर्खास्त कर दी जाती हैं। ये सारा कुछ हो गया, क्या बर्खास्तगी की खबर उनके फादर को नहीं थी? जो हर बयान में कह रहे हैं मुझे शाहीन से रिलेटेड कोई बात नहीं पता, मुझे उससे कोई रिलेटेड पता नहीं। परवेज के साथ वो संपर्क में थी, परवेज तो अपने पिता के साथ संपर्क में थे, फिर भी कोई बात नहीं पता थी। शाहीन जी, ये इतना बड़ा नेटवर्क है और इतने बड़े नेटवर्क में इनसे रिलेटेड जो भी बयान जहां जहां भी आ रहे हैं वो सारे बयान मैनिपुलेटेड है, कोई भी बयान सच नहीं है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ कानपुर नहीं, लखनऊ नहीं, बाराबंकी नहीं, उन्नाव नहीं, मुझे लगता है पूरे भारत में जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य एरियाज हैं वो सभी संदिग्ध हैं। और जहां तक कि हमारे दोनों साथियों ने मेजर विराट और सुनील जी ने बात कही रोहिंग्या की, मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगी। मैं लखनऊ और कानपुर की स्पेशली बात कर रही हूँ। जितने ये कूड़ा उठाने वाले आते हैं मॉर्निंग में, जो वो कूड़ा गाड़ी आती है लेने वाली, उसमें जितने काम कर रहे हैं वो सब अपने को असम का बताते हैं और सब बंगाली हैं और सबके नाम मुस्लिम है, असम का बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बांग्लादेशी ही हैं। और इसके लिए मैंने पहले भी आवाज उठाई, लेकिन मेरी आवाज का कोई असर नहीं हुआ। एक हफ्ते पहले अभी न्यूज़पेपर में उनका बड़ा खुलासा हुआ है, पर कार्रवाई क्या हो रही है अभी स्टिल वी आर वेटिंग। देखिए, ये तो किरण जी सवाल है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो यहाँ पर डेरा जमा के बैठे हैं, अब उनको ढूंढा जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है, पुलिसिया कार्यशैली पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। चर्चा इस पर आगे हम करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियां पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गई है। फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन शहीद की गिरफ्तारी के बाद कानपुर कनेक्शन सामने आया था। डॉक्टर शाहीन कुछ समय तक कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत रही थी, जिसके बाद एटीएस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। इसी कड़ी में कल देर रात एटीएस से कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान से डीएम कोर्स कर रहे छात्र आरिफ को हिरासत में लिया है। जांच में पता चला है कि डॉक्टर आरिफ शहर का अशोकनगर स्थित एक फ्लैट पर किराए पर रहता था। मकान मालिक कन्हैयालाल के अनुसार डॉक्टर आरिफ 1 महीने से उसके मकान में रह रहा था और उसके साथ डॉक्टर अभिषेक भी रूम पार्टनर था। मकान मालिक ने बताया कि दोनों के धरने के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियां नजर नहीं आई। कन्हैयालाल के मुताबिक डॉक्टर आरिफ बहुत कम बोलता था, कभी दुआ सलाम तक नहीं करता था, जबकि डॉक्टर अभिषेक सामान्य रूप से व्यवहार करता था। कानपुर से आशीष साहू, 10th 9 कन्हैयालाल। ये कहिए, यहाँ पे मोहम्मद कोई आरिफ रहते थे? हाँ, मोहम्मद आरिफ 1 महीना पहले हमारे पास आए थे कि मैंने कार्डियोलॉजी में मैं डॉक्टर हूँ, उनकी मैंने आईडी ली, सब कुछ लिया, आईडी को चेक किया, सब कुछ ठीक था। उनका कभी आते थे रात में, कभी दिन में रहते थे,
अपना चले जाते थे, कभी हम लोगों से कोई बातचीत नहीं करते। कैसी गतिविधि थी उनकी, गतिविधियाँ कैसी थी उनकी? जी, कैसे रहते थे वो, मतलब वो किराए पे रहते किराए पर रहते थे? हाँ। किस तरीके की गतिविधि थी? क्या उनसे कोई मिलने वाला नहीं आता था? कोई नहीं आता था, अच्छा, उनसे मिलने कोई नहीं आता था। हम अगर यहाँ बैठे भी रहते थे तो कभी दुआ सलाम भी नहीं करता। कल 4 लोग लगभग 7:30 बजे आए थे, फ्लैट की चाबी लाए थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई कैसे, तो उन्होंने डॉक्टर आरिफ जो भी हों उनसे बात कराई कि हाँ इनको हमारे फ्लैट में जाने दीजिए, कुछ सामान ये देखने आए हैं। तो मैंने कहा देख लीजिए। वो कुछ देर दरवाज़ा बंद करके उनके लैपटॉप को चेक किया, फिर उसके बाद वो बंद करके चाबी कुछ ले ले भी गए यहाँ से? ले तो नहीं गए कुछ। कितने महीने से थे किराए पे यहाँ पर? 1 महीना हुआ। और यहाँ पर मकान मालिक को आपने सुना जिन्होंने कहा कि कभी दुआ सलाम भी नहीं करता था आरिफ, और उसकी गिरफ्तारी फिलहाल आपको बता दें कि हो गई है। और आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में तुर्किया कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली धमाके की जांच में पता चला है कि इसके पीछे डॉक्टरों का एक जिहादी गैंग है जो आतंक के बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस नेटवर्क के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। धमाके की योजना विदेश में बनाई गई थी और धमाके का मुख्य किरदार डॉक्टर उमर तुर्की की यात्रा पर गया था, जहां पर उसने जैश के हैंडलर से मिला था। इसके अलावा लखनऊ से गिरफ्तार परवेज के भी विदेश कनेक्शन पाए गए हैं। एक नहीं 4 सीरियल ब्लास्ट के साथ देश के अलग अलग शहरों को दहलाने का प्लान विदेश में बना था। और हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेजर विराट मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विराट जी देखिए, ये भी निकलकर सामने आ रहा है, अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि एक नहीं 4 सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान था और ये जो पूरी प्लानिंग है ये विदेश में हुई थी। अगर हम शाहीन के पति की बात सुने तो शाहीन के पति का भी यही कहना था कि वो विदेश जाना चाहती थी, विदेश में रहना चाहती थी और विदेश जाने का जिक्र वो कई बार कर चुकी थी और आती जाती रहती भी थी। देखिए यशी जी, आपको पूरा ये जो घटनाक्रम है इसको अगर आप समग्रता में देखेंगे तो पाएंगे कि कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, बरेली है, अलीगढ़ है। ये सब ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे जो स्लीपर सेल्स हैं पाकिस्तान के वो बहुत पहले से एक्टिव रहे हैं। कानपुर तो बहुत बहुत पुराना सेंटर रहा है, गढ़ रहा है आईएसआई का, और इसमें कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। वहीं का रहने वाला हूँ। 2001 में मेरे खुद के सामने एक ब्लास्ट हो चुका है जो कि आईएसआई ने करवाया था, बाद में पता चला। तो ये सारी घटनाक्रम इंगित करते हैं कि बहुत कई सारे स्लीपर सेल्स उनके वहां पे ऐसे पड़े हुए हैं जो समय आने पर एक्टिवेट होते हैं। इनकी जो फाइनेंशियल तार हैं वो विदेशों से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा कि डॉक्टर शाहीन शाहिद विदेश जाना चाहती थी या गई भी, तो देखिए वहां से जाके आपको टेरर फंडिंग के तरीके पता चलते हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला का जो पैसा मूव होता है उसमें इनिशियल प्लेसमेंट कैसे होता है, लेयरिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। साथ में ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। अफगानिस्तान में जो ड्रग्स बेची जाती है, पाकिस्तान से जो ड्रग्स इंडिया में आती है, उनके प्रोसीड्स हैं, उनसे जो पैसा मिलता है वो सब ये टेरर हैंडलर्स को दिया जाता है। और जो हमारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें भी भारतीय लगातार पीछे पड़ा रहा है इनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए पाकिस्तान को, कि ये पैसा जो है ये सारा जाता है किसके पास, टेरर हैंडलर्स के पास, टेररिस्ट के पास। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी $1 बिलियन का अमाउंट पाकिस्तान को मिला था। तो ये सारी चीजें आपको देखिए, बिना पैसों के कोई भी टेरर नेटवर्क नहीं चलता है। इसीलिए शाहीन शाहिद बार बार विदेश जाना, तुर्की जाना, पाकिस्तान जाना, वहां से टेरर हैंडलिंग, टेररिज्म का जो पैसा है वो वहां से फंड होता है। दूसरी चीज, नेपाल और बांग्लादेश के साथ इस समय मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ये सवाल आ रहा है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि आपको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से उनके पति का कहना है कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, आज सच कोई शौक भी नहीं थे, इसका मतलब है मकसद सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिहादी मानसिकता जिसे कहते हैं, फर्क सिर्फ मानसिकता का है और मानसिकता सिर्फ इसी उद्देश्य से, ना कि पैसे का लालच या पैसा इंपॉर्टेंट है ही नहीं है यहाँ कहीं। जी बिल्कुल, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है अशी जी। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी देखिए ना सरकारी नौकरी जिसकी भी लग जाती है वो खुश हो जाता है, उसकी एक स्टेबल तनख्वाह होती है, वो नहीं किसी भी हाल में कभी पत्थरबाजी करेगा, गोली चलाएगा, ये सब नहीं करेगा। पर ये करने के लिए कोई सरकारी नौकर अगर तैयार होता है तो कहीं ना कहीं उसका रेडिकलाइजेशन, यानी कि उसको किसी मदरसे में या किसी सेमिनरी में बैठा के उसको स्पेशली ट्रेन किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है, जहां बैठा के उसको बहुत तरीके के वीडियोस दिखाए गए होंगे कि कश्मीर में भारतीय सेना या भारतीय पुलिस ये कर रही है, कश्मीर की पुलिस ये कर रही है। इस तरीके के वीडियोस दिखाए जाते हैं, बच्चों के मन में डाला जाता है। और देखिए ये भी
जो नए लड़के हैं, जो नए डॉक्टर्स बने हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंप्रेशनेबल एज के हैं, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल में। इनको भी उसी तरीके के वीडियोस दिखा दिखा के ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत जाओगे, बहुत तरीके की चीजें इनको बताई जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो ब्रेन वॉशिंग होती है। कानपुर में इस तरीके की सेमिनारीज चल रही, लखनऊ में चल रही, इन पे रोकथाम की सख्त जरूरत है। और आपको वैसे बताऊं कि कानपुर तो, आप कानपुर की बात कर रही थी, कानपुर तो पूरे उत्तर प्रदेश का फाइनेंशियल सेंटर है, नर्व सेंटर है। और 2011 के जो सेंसस हुआ था उसमें इसकी पॉपुलेशन लगभग 45 लाख थी। आज आप 13-14 साल बाद तो मान लीजिए कि यहाँ पे 70-80 लाख लोग कम से कम रहते होंगे। उसमें किन जगहों पे ऐसी जगह है जहां पे, जैसे अभी साहब बता रहे थे कि झोपड़पट्टी बना ली है, इरेगुलर कॉलोनीज है, वहां पे ये सब गढ़ हैं जहां पे आप इन लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अब जैश की ये नई टेक्निक आ गई है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको शामिल करो, ये समाज के बीच में घुल मिल जाते हैं, लोग शक नहीं करते। और महिलाओं के ऊपर भी शक नहीं जाता, क्योंकि उनको माना जाता है कि ये इस सब में इन्वॉल्व नहीं होती है। कानपुर में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, IIT है, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, GSVM है, फिर आपका चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, HBTI है, HBTU जिसे आप बोलते हैं, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, इतनी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आप हमला कर सकते हैं। फौज के इतने सेंटर्स हैं, आपका स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री है, DMSRD है, फौज की अपनी ब्रिगेड बैठी हुई है, फौजी इंस्टीट्यूशंस इतने सारे हैं जहां पे आप हमला करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है देश को। जी वापस आएंगे आपके पास। किरण जी फटाफट आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगे मैं, समय की कमी है। अभी जैसा मेजर साहब ने बताया कि पढ़े लिखे लोगों को टारगेट कर रहे हैं ये जितने भी आतंकवादी संगठन है, मैं सिर्फ ये एड ऑन इसमें करना चाहूंगी कि पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करने और उनको फिदाइन बनाने और उनको आतंकवादी बनाने के पीछे एक मंशा ये हो सकती है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। 2006-2011 ये जो आतंकवादी हमले होते थे, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजीज नहीं थी। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, जैसा कि हमें पता भी लगा है कि ड्रोन से हथियार वगैरह आए थे, RDX भी ड्रोन से सप्लाई हुआ। तो ये सारी चीजें जितनी हाईटेक होती जा रही हैं, उतना ही ज्यादा आतंकवादी संगठनों को, हम ही सिर्फ अपडेट नहीं हो रहे, आतंकवादी भी अपडेट हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ये पढ़े लिखों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या में हुआ इजाफा, 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले ये आंकड़ा 12 था, मरने वालों की संख्या हुई 13। घायलों में इलाज के दौरान बिलाल हसन की मौत हुई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सुनील त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपके इस पर। देखिए एसी जी, अब हमारी एजेंसियों को बहुत ही जागरूक होना चाहिए और जागरूकता की स्थिति पैदा हो गई है। हर चीज को, हर शिकायत को और हर सूत्रों को गंभीरता से लेना चाहिए। मेजर साहब ने बहुत मुद्दे अच्छे उठाए हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं कि हमारे देश के विपक्ष में अमेरिका स्पष्ट रूप से खड़ा दिखाई पड़ा, परोक्ष रूप से कहीं कहीं वो भारत की बढ़ती हुई छवि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो हम समस्या देश सामने कि हम बाहर वालों से लड़ाई लड़े कि अंदर वालों से लड़ाई लड़े। बाहर की लड़ाई तो आसान है भारत के लिए, लेकिन जो अंदर बैठे लोग विभीषण जैसे घूम रहे हैं, इनसे लड़ना देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। और इसमें हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो दर्शकों भी कहूंगा कि कहीं अगर कोई ऐसी खबर आप मिलती है तो सरकार को भी एक गोपनीय नंबर देना चाहिए कि इस नंबर पे आप इन्फॉर्म करें। और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहां जहां है वहां हमारी एजेंसियों को अब अलर्ट होने का आवश्यकता है। मैं खुल कह रहा हूं कि ये पनाह वही लेते हैं। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन। शहीद के बाद आपको बता दें कि एक के बाद एक तार कानपुर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के न्यूज की खास पेशकश करता है, देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।